to start your new topic that is returns under GST। आज हम रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि रिटर्न्स है क्या। ठीक है, जब भी हम टैक्स की बात करते हैं, चाहे वो हम इनकम टैक्स की बात करें, चाहे वो हम इनडायरेक्ट टैक्स की GST की बात करें, तो इस पर हमको क्या करना पड़ता है, अपना खुद का एक असेसमेंट करना पड़ता है। और उस असेसमेंट के बाद हम क्या करते हैं, अपना एक रिटर्न फाइल करते हैं। रिटर्न फाइल करते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न हो, चाहे वो GST रिटर्न हो, हमें रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ठीक है, तो रिटर्न बेसिकली है क्या? रिटर्न मीन्स फर्निशिंग ऑफ रिक्विजिट इंफॉर्मेशन। रिटर्न क्या है? रिटर्न्स में हम जो एक रिक्विजिट इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, जैसे जब हम इनकम टैक्स भी अपना फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो हम हमारी कुछ रिक्विजिट इंफॉर्मेशन होती हैं जो हमें क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है किसे, टैक्स अथॉरिटीज़ को। जैसे कि सपोज दैट कोई टैक्स अथॉरिटी है, हमें उसे बताना पड़ेगा कि हमारी ड्यूरिंग द असेसमेंट फिनेंशियल ईयर मीन्स प्रीवियस ईयर हमने कितना रुपए अर्न किया, हमारी जो इनकम है वो कितनी थी। ठीक है, हमको अपनी इनकम के बारे में बताना पड़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम, फिर उसके बारे में हमको डिडक्शंस के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये सारी जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हैं, जो रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन हैं, वो हमको क्या देना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है किसे, टैक्स अथॉरिटीज़ को। तो सिंपली इसी तरह से GST में भी हमारा रिटर्न होता है। तो सिंपली अगर हम रिटर्न की बात करें कि रिटर्न है क्या, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिटर्न जो है दैट इज सिंपली द हियर रिटर्न मीन्स द फर्निशिंग ऑफ रिक्विजिट इंफॉर्मेशन बाय द टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट। इट हैज़ टू बी इन स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी फॉर्मेट। एक स्टैट्यूटरी फॉर्मेट होता है, जैसे कि हम इनकम टैक्स भी फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, तो देयर इज अ स्टैट्यूटरी फॉर्मेट, फॉर्म नंबर 6 है, जो भी है, ITR 1 है, ITR 2 है, ITR 3 है, डिफरेंट ITRs हैं। हमको उस पर्टिकुलर जो एक स्टैट्यूटरी फॉर्मेट है उसमें हमको क्या करना पड़ता है, रिटर्न को फाइल करना पड़ता है। तो इसी तरह से GST में भी हमको क्या करना पड़ता है, एक स्टैट्यूटरी फॉर्मेट है जिसमें हम सारे रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट को देते हैं। तो दिस इज द सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न। तो रिटर्न क्या है कि एक जो रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन है या जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, वो जो टैक्स अथॉरिटी को हम देते हैं, बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं बाय द टैक्स पेयर, बाय द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कौन है? वो सप्लायर है, जो भी है सप्लायर, वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन टैक्स अथॉरिटी को बताएगा। तो दैट इज कॉल्ड रिटर्न। नाउ देयर आर वेरियस रिटर्न जो हम पढ़ेंगे। तो लीगल फ्रेमवर्क फॉर रिटर्न्स में देयर आर वेरियस रिटर्न्स अंडर सेक्शन 37 में फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। जो हम आउटवर्ड सप्लायर्स हैं वो सेक्शन 37 के अंडर GSTR 1, इसके लिए क्या है, ये GSTR 1, इसके लिए हम GSTR 1 फाइल करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GSTR 1। ठीक है, तो GSTR 1 जो है दैट इज फर्निश्ड बाय, दैट इज फाइल्ड बाय एवरी आउटवर्ड सप्लायर एक्सेप्ट फ्यू। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से आउटवर्ड सप्लायर्स हैं जिनके लिए GSTR 1 नहीं है। ठीक है, तो दे फाइल GSTR 1 अंडर सेक्शन 37। सेक्शन 38 में क्या है, इनवर्ड सप्लायर के लिए है, मतलब जो इनवर्ड सप्लायर है मींस जो रिसिपिएंट है, जो इनवर्ड सप्लाई कर रहा है, जो मतलब कि किसी से परचेज कर रहा है, तो वो क्या करेगा, सेक्शन 38 में GSTR 2 फाइल करेगा। इसके लिए हमारा क्या है, GSTR 2। सेक्शन 39 जो है ये सभी तरह के टैक्स पेयर्स के लिए है। ठीक है, ये इसके लिए हम क्या करते हैं, GSTR 3 फाइल करते हैं। फिर इसी तरह से सेक्शन 40 में फर्स्ट रिटर्न है, सेक्शन 39 GSTR 3 है, GSTR 4 है, वेरियस GSTRs हैं, जैसे GSTR 3 क्या है, जनरल GSTR है, GSTR 4 क्या है, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, मीन्स वो है अपडेट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, वो GSTR 4 फाइल करेगा। तो इसी तरह से हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्शन 39 में कौन कौन से रिटर्न्स हैं और किस किस पर्टिकुलर SSC को फाइल करना होगा, वो हम सेक्शन 39 में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 40 में हम फर्स्ट रिटर्न की बात करेंगे। सेक्शन 41 में क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस की बात करेंगे। और सेक्शन 42 में मैचिंग, रिवर्सल एंड रीक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आते हैं, उसके बाद हमारा सेक्शन 44 है एनुअल रिटर्न, सेक्शन 45 है फाइनल रिटर्न। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले तो है बेनिफिट्स। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न? बेनिफिट्स क्या क्या हैं? तो द लीगल कंप्लायंसेस ऑफ द टैक्स पेयर कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन दिस बिहाफ। इसका क्या मतलब है कि जो लीगल कंप्लायंसेस है, आपने लीगली जो कंप्लायंस है, मतलब कि जैसे जो रिटर्न फाइल करना है, ये लीगल कंप्लायंस है, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो लीगल कंप्लायंस हैं वो तब तक फुलफिल नहीं होंगे जब तक कि आप कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं प्रेजेंट कर देते हैं। तो द गवर्नमेंट रिक्वायर्स द
the access to furnish the details first, thereafter it is verified by the authorities। इसका क्या मतलब है कि पहले क्या है, आप अपनी सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ अपना जितने भी इंफॉर्मेशन है ड्यूरिंग द ईयर, आपने कितनी सेल्स की हैं, कितनी आउटवर्ड सप्लाईज हैं, कितनी इनवर्ड सप्लाईज हैं, एवरी सप्लाई शुड बी फाइल्ड विद प्रॉपर एविडेंस। हम क्या करेंगे, प्रॉपर एविडेंस के साथ इसको हम फाइल करेंगे। उसमें हमारा जो भी है क्या कहते हैं, इनवॉइस है या जो भी है, इनवॉइस होगी या उसके अलावा आपका कोई डिलीवरी चालान होगा, क्या कहते हैं कि जो भी है, ठीक है, उसके साथ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स होंगे, तो उनके साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फर्निश करनी है रिटर्न में। उसके बाद जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उनको क्या करेंगी, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न। पहला क्या है, इट फैसिलिटेट्स द टाइमली ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन टू द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। हम टाइमली अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो हमने ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, जो भी सेल्स या जो भी परचेज हमने की हैं, उनकी वो सारी इंफॉर्मेशन हम टाइमली किसको ट्रांसफर करते हैं, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को, मींस गवर्नमेंट को। दूसरा है द कंप्लायंस स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर कैन बी एडजस्टेड इजीली। जो कंप्लायंस स्टेटस है मींस कि वेदर द एसएससी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजंस और नॉट। तो जो कंप्लायंस स्टेटस है वो इजीली एडजस्ट हो सकता है बाय द टैक्स अथॉरिटीज, मतलब वो उसको वेरीफाई इजीली कर सकते हैं कि वेदर द एसएससी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजंस और नॉट। थर्ड है द फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। जिस तरह से हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमिन द टैक्स लायबिलिटी, उसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या है, रिटर्न को फाइल करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमिन द टैक्स लायबिलिटी। सिंपली एक तरीके का हम अपना असेसमेंट कर रहे हैं, असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट क्या है, सिंपली द डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो इसी तरह से हम क्या है, रिटर्न को फाइल करते हैं इन ऑर्डर टू असेस, मींस इन ऑर्डर टू डिटरमिन द टैक्स लायबिलिटीज। नेक्स्ट है द फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स स्पेशली इन डिजिटल सिनेरियो ensures lesser chances of tax evasion। टैक्स इवेजन जो होता है मींस टैक्स को इवेट करना, टैक्स की चोरी करना, वो हमारा इसके चांसेस कम हो जाते हैं बाय फाइलिंग प्रॉपर रिटर्न। नेक्स्ट द डेटाबेस कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस इंक्लूडिंग इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो दीज आर द जनरल सम ऑफ बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न। नाउ रिटर्न मैकेनिज्म अंडर जीएसटी देखो किस तरह से हम करते हैं। पहला तो है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। ये जो रिटर्न है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है। हम जीएसटी पोर्टल पे जाकर के अपने सारे रिटर्न्स को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते हैं। जिस तरह से हम इनकम टैक्स रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते हैं, उसी तरह से हम क्या कहते हैं कि जीएसटीआर को भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट एक्सेस टू इनवॉइस लेवल इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो जीएसटी में हम रिटर्न फाइल करते हैं उसमें सारे इनवॉइस लेवल पे हम इनवॉइस वाइज वैल्यू को हम क्या करते हैं, इनवॉइस वाइज वैल्यू को मींस इनवॉइस वाइज डिटेल्स जो है हम क्या करते हैं उसमें अपलोड करते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट के पास छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, इनवॉइस वाइज इन्फॉर्मेशन जो है वो हर एक ट्रांजैक्शन की इनवॉइस वाइज इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, ऑटो पॉपुलेटेड इन्फॉर्मेशन इन रिटर्न। ऑटो पॉपुलेटेड क्या है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि ऑटो पॉपुलेशन क्या है, ऑटो पॉपुलेटेड कैसे होता है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। मैचिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन अंडर जीएसटी द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजैक्शन इज मैच्ड अगेंस्ट ईच अदर। ओके, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ऑटो पॉपुलेशन है क्या। ठीक है, तो जब हम ऑटो पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ऑटो पॉपुलेशन में देखो क्या होता है, जो हम फाइल करते हैं जीएसटीआर रिटर्न्स जो हम फाइल करते हैं, सपोज दैट जीएसटीआर 1 है, जीएसटीआर 1 है। जीएसटीआर 1 कौन फाइल करता है, एवरी आउटवर्ड सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटीआर 1। ठीक है, जीएसटीआर 1 वो क्या करता है, फाइल करता है। अब देखो जीएसटीआर 1 में सपोज दैट मिस्टर ए है, ही इज एन आउटवर्ड सप्लायर, इन्होंने आउटवर्ड सप्लाई की है मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी को। ठीक है, या बी लिमिटेड, सी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड। तो ये सारे क्या है, ये इनवर्ड सप्लायर्स हैं और ये क्या है, आउटवर्ड सप्लायर है। तो जब मिस्टर ए अपने फॉर्म में अपनी सारी इंफॉर्मेशन को फर्निश करेंगे इनवॉइस वाइज, क्योंकि इन्होंने कुछ इनवॉइस इशू किया होगा, क्योंकि विदाउट इनवॉइस सेल नहीं हो सकती है। इनवॉइस इशू किया होगा, इनवॉइस में इन्होंने डिटेल डाली होगी, तो ये सारी इनवॉइस वाइज डिटेल्स वो क्या करेंगे, जीएसटीआर 1 में वो क्या करेंगे, फर्निश करेंगे। अब देखो जैसा ही इनवॉइस वाइज डिटेल करेंगे, क्योंकि जब बी लिमिटेड को इनवॉइस इशू किया होगा तो उसमें बी लिमिटेड का कोई जीएसटी नंबर होगा, वो यहाँ पर उन्होंने अपलोड किया होगा जीएसटी नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन डाली होगी कि भाई मिस्टर ए, नाम तो नहीं लिखा होगा, उसका जीएसटी नंबर डाला होगा
कि इस पर्टिकुलर जीएसटी नंबर पर इतने रुपए की इनवॉइस वैल्यू जो है हमने सप्लाई की है। इसी तरह से जो मिस्टर सी को सप्लाई किया है उस पर उसका जीएसटी नंबर डाला होगा, डी को जो सप्लाई किया उस पर उसका जीएसटी नंबर डाला होगा। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन हैं इनवॉइस वॉइस डिटेल्स, जैसे ही हम जीएसटी नंबर इसके ऊपर डालेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है जीएसटीआर 2 में क्या होगी, ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, बी के, सी के और डी के, क्योंकि बी सी और डी ये क्या है, इनवर्ट सप्लायर्स है, तो इनको जीएसटीआर 2 फाइल करना है। इन लोगों को क्या करना है, जीएसटीआर 2 फाइल करना है। तो जीएसटीआर 2 में सारी इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेटेड होंगी। सारी इंफॉर्मेशन क्या होंगी, ऑटो पॉपुलेटेड होंगी ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1। ठीक है, तो जीएसटीआर 2A में जो सारी इंफॉर्मेशन हैं वो क्या होंगी, ऑटो पॉपुलेटेड होंगी। सिर्फ बी सी डी को क्या करना है, अपने पोर्टल पे जाकर के सारी इंफॉर्मेशन को चेक करना है कि वेदर ये सारी इंफॉर्मेशन जो ऑटो पॉपुलेटेड हैं वो सही है कि नहीं है। अगर सही है तो उसको वेरीफाई करेंगे कि सही है, अगर सही नहीं है उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स चाहिए, उसमें कुछ एडिटिंग चाहिए, उसमें कुछ एडिशंस हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, तो वो उसको करेक्ट करेंगे। जैसे ही वो करेक्ट करेंगे तो ये सारी करेक्शंस क्या हैं, ऑटो पॉपुलेटेड होंगे जीएसटीआर 1A में। फिर जो ए होगा वो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को देखेगा कि वाकई उसने जो करेक्शंस किए हैं वो रिक्वायर्ड थे कि नहीं थे। अगर ए ने इन करेक्शंस को वेरीफाई कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर वो करेक्शंस ऑटो अपडेट हो जाएंगे। तो इसे हम बोलते हैं ऑटो पॉपुलेशन। मींस जो भी इंफॉर्मेशंस ए अपने जीएसटीआर 1 में फाइल करेगा वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर जाएंगी, जीएसटीआर 2A में। वो कहाँ पर जाएंगी, जीएसटीआर 2A में जाएंगी। ठीक है, तो जीएसटीआर 2A में हमारी जो है सारी इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेटेड होंगी। अब जीएसटीआर 2A जो हमारे बी सी डी जो इनवर्ट सप्लायर्स हैं वो उनको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, अगर कुछ करेक्शंस हैं तो उनको करेंगे। जैसे ही वो करेक्शंस करते हैं तो सारे करेक्शंस ऑटो पॉपुलेटेड होंगे 1A में। फिर ए को वापस से उसको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो ये तो ऑटो पॉपुलेटेड का केस है। इसके लिए अभी हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से ऑटो पॉपुलेटेड, उसकी लास्ट डेट क्या होती है ऑटो पॉपुलेशन की, कब तक हम उसको चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बाद में। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ ऑटो पॉपुलेशन का मतलब बताया कि ऑटो पॉपुलेटेड क्या है। मैचिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने पहले बताया था कि जीएसटीआर 1 में जैसे ही वो फाइल करें रिटर्न अपना फाइल करेगा वो 2A में रिवील होंगी, शो होंगी। अब जो इनवर्ट सप्लायर है वो उसको क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, मैच करेगा अपनी इंफॉर्मेशन से, अपने इनवॉइस से टैली करेगा। अगर वो उसको वेरीफाई कर देता है देन इट्स फाइन। अगर उसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो उसको चेंजेस कर सकता है। रेक्टिफिकेशन विंडो, एनी रजिस्टर्ड सप्लायर और रिसिपिएंट इन केस ऑफ मिसमैच शैल रेक्टिफाई विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। मैंने पहले बताया था कि अगर कोई रेक्टिफिकेशन की जरूरत है तो विद इन टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में क्या करेगा, उसे रेक्टिफाई कर सकता है। वैलिडेशन ऑफ डिटेल्स बाय रिसिपिएंट, अंडर जीएसटी द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट शैल वैलिडेट, ऐड और डिलीट। ये वही सेम चीज है, ऑटो पॉपुलेशन का केस है कि वो उसको वैलिडेट कर सकता है। अगर उसमें कुछ चेंजेस हैं होने हैं तो उनको ऐड, डिलीट या जो भी डिटेल्स उसको चेंज करनी है उनको कर सकता है। ठीक है, तो जो इनवर्ट सप्लायर है वो उसमें चेंजेस ला सकता है। तो ये तो थे रिटर्न मैकेनिज्म, किस तरह से हम रिटर्न को फाइल करते हैं। ठीक है, नाउ मोड्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न में क्या है, सबसे पहले तो जीएसटीएन पोर्टल मींस जीएसटी नेटवर्क पोर्टल है। तो द टैक्सपेयर कैन फाइल देयर स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न्स डायरेक्टली ऑन द जीएसटी कॉमन पोर्टल ऑनलाइन। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो वो वहाँ पे उस पोर्टल से जाकर के फाइल कर सकता है। या ऑफलाइन यूटिलिटीज में, द ऑफलाइन यूटिलिटीज हैव बीन प्रोवाइडेड बाय जीएसटीएन। These utilities can be used for preparing the statements offline after downloading the auto-populated details and uploading them on the common portal। मतलब कि क्या है, जो ऑफलाइन कि जो भी डिटेल्स हैं उनको कॉमन पोर्टल से हम डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में। उसमें करेक्शंस करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, फिर से वापस कॉमन पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, पहले हम डाउनलोड करेंगे फॉर्मेट को, ऑटो पॉपुलेटेड इन्फॉर्मेशन को। हम वहाँ पे नहीं, ऑनलाइन नहीं करेक्ट कर पा रहे हैं, हम मैनुअली करेक्ट कर सकते हैं उसको ऑफलाइन मोड में। करेक्शन के बाद उस करेक्टेड फॉर्म को वापस से हमें क्या करना है,
कॉमन पोर्टल पर अपलोड करना है। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, जीएसपीज जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से जीएसपीज ओपन है, ठीक है, तो वहां पर हम जाकर के उनकी हेल्प ले सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइल द रिटर्न। तो these are the modes of filing returns. Now what are the different types of return? There are various types of return. सेक्शन 37 में है, सेक्शन 37 में क्या है, आउटवर्ड सप्लाईज की सारी इंफॉर्मेशन। सेक्शन 38 में है इनवर्ड सप्लाईज की सारी इंफॉर्मेशन। फिर सेक्शन 39 में है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स। फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स में देखो क्या क्या है, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स में हमारा है सेक्शन 39 सबसेक्शन 1। इसमें हमारा क्या है, रेगुलर टैक्स पेयर जो जीएसटीआर 3 फाइल करेंगे, ठीक है, चाहे वो इनवर्ड सप्लायर हो चाहे वो आउटवर्ड सप्लायर हो, वो रेगुलर टैक्स पेयर है, उसके लिए जीएसटीआर 3 है। सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 में है कॉम्पोजिशन स्कीम, तो दोज हु हैव ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, और कॉम्पोजिशन स्कीम आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय चैनल और इन माय वीडियोस, तो आप उसको जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम की। तो दोज पर्सन्स हु हैव ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम दे हैज टू फाइल जीएसटीआर 4 क्वार्टर बेसिस पर। सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 टैक्स डिडक्टर, जीएसटीआर 7 उनको फाइल करना है, टीडीएस जो टैक्स डिडक्टर होते हैं। सेक्शन 39 सबसेक्शन 4 में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उनके लिए जीएसटीआर 6 है। और सेक्शन 39 सबसेक्शन 5 में एनआरटीपी मींस नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उनके लिए क्या है, जीएसटीआर 5 है। उसके अलावा अदर टाइप्स ऑफ रिटर्न्स हैं, फर्स्ट रिटर्न अंडर सेक्शन 40, एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44, और एनुअल रिटर्न के लिए हम क्या करते हैं, जीएसटीआर 9 फाइल करते हैं, और फाइनल रिटर्न अंडर सेक्शन 45 जिसके लिए हम जीएसटीआर 10 फाइल करते हैं, ठीक है। नाउ हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमको जरूरत है, डिटेल्स टू बी फर्निश्ड, क्या क्या डिटेल्स हमको फर्निश करनी होती हैं, ठीक है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 1 सेक्शन 37। सेक्शन 37 में जीएसटीआर 1 है। जीएसटीआर 1 देखो क्या है, द टर्म आउटवर्ड सप्लाई इन रिलेशन टू टैक्सेबल पर्सन मीन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इसका मतलब क्या है, आउटवर्ड सप्लाई में ए है, ए ने बी को कोई सामान बेचा, ठीक है, तो इसका मतलब ए इज एन आउटवर्ड सप्लायर, बी इज एन इनवर्ड सप्लायर। वो क्या है, इनवर्ड सप्लाईज है, ए जो बी को दे रहा है, तो बी इज परचेजिंग बाइंग समथिंग, तो बी इज इनवर्ड सप्लायर एंड ए इज आउटवर्ड सप्लायर, ठीक है। तो अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37 रिवील्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स। पहला क्या है, पर्सन्स लायबल टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मींस कौन से पर्सन्स हैं जो लाइबल हैं आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई को फर्निश करने के लिए अंडर सेक्शन 37। दूसरा है कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, जीएसटीआर 1 यूज करना है। ड्यू डेट ऑफ सबमिशन हम डिस्कस करने वाले हैं, काइंड्स ऑफ डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं, कंटेंट्स डिस्कस करने वाले हैं, और अमेंडमेंट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे अंडर सेक्शन 37। तो पहला है पर्सन्स लायबल टू फर्निश डिटेल। कौन कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जिनको आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स जीएसटीआर 1 में फाइल करनी है, जीएसटीआर 1 में फाइल करनी है। तो अ रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 should be furnished by every registered person, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन है वही रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि उनके पास ही रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर यू कैन नॉट फाइल योर रिटर्न। जैसे कि जब तक आपके पास पैन नहीं है तब तक आप क्या कहते हैं कि आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं, तो इन द सेम वे जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तब तक आप रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हैं। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन they has to file GSTR 1 except the following। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो GSTR 1 नहीं फाइल करेंगे, उनके लिए अलग फॉर्म्स हैं, जैसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग फॉर्म है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए अलग फॉर्म है, GSTR 5 है इनके लिए। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए GSTR 6 है। अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, इनके लिए GSTR 4 है। पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, इनके लिए GSTR 7 है। पर्सन कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स, ठीक है, एंड अ सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस और OIDAR, ठीक है। तो ये सारे केसेस जो हैं, ये जो सारे केसेस हैं, इन केसेस को छोड़ करके मींस इन सप्लायर्स को छोड़ करके बाकी जो सप्लायर्स हैं जो हु आर रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, दे हैज टू फाइल GSTR 1, they has to furnish the details of outward supplies in GSTR 1,
ठीक है। अब देखो फॉर्म कौन सा यूज होगा, फॉर्म मैंने पहले बताया था कि GSTR1 हमारा क्या होता है, यूज होता है। अब इसकी ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट देखो क्या है, ड्यू डेट इसकी जो है GSTR1 की जो ड्यू डेट है दैट इज 11th ऑफ every next month, 11th of every next month. suppose that हमको अक्टूबर मंथ की रिटर्न को फाइल करना है, अक्टूबर मंथ का रिटर्न जो है हमें फाइल करना है, ठीक है। तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाई किया होगा, इन सारी मतलब सेल्स की इंफॉर्मेशन जो है हमें नवंबर मंथ के 11 तारीख तक, मींस 11th डे ऑफ द नवंबर जो है हमको ये सारी आउटवर्ड सप्लाईज की इंफॉर्मेशन क्या है, फाइल कर देनी है। किसमें, हमें GSTR1 में फाइल कर देनी है। यहाँ पे कह रहा है कि इट कैन बी फाइल्ड ऑन और आफ्टर GSTR1, सॉरी यहाँ पे देख, द फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 37 सबसेक्शन प्रोवाइड्स दैट सच इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी फर्निश्ड फ्रॉम 11th to 15th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड। इसका मतलब क्या है कि अप टू 11th यहाँ पर देखो कह रहा है कि अप टू 11th जो है वो हमें क्या कर देना है, फाइल कर देना है। 11th तक हमको जो हमारा 11th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ होगा उस मंथ तक हमको क्या करना है, पेमेंट रिटर्न को अपना फाइल कर देना है। 11th के बाद हम उसको फाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है ओके तो 11th के बाद जो है, जो हमारा क्या कहते हैं कि फर्स्ट मींस अगर अक्टूबर मंथ का हमको फाइल करना है तो 1 नवंबर से लेकर के हमको क्या करना है, 11th नवंबर तक हमको फाइल कर देना है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं कि जो 11 से लेकर के 15 तक का जो टाइम पीरियड है, उन टाइम पीरियड्स के बीच में हम अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। इज इट ओके? चलो नेक्स्ट है हमारा काइंड्स ऑफ डिटेल्स टू बी फर्निश्ड। देखो क्या क्या डिटेल्स हमें फर्निश करनी होती हैं। सबसे पहले तो एज पर रूल 59 सब रूल 2 ऑफ CGST रूल्स 2017 द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फर्निश्ड इन फॉर्म GSTR1 शैल इंक्लूड द, क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं उसमें देखो। सबसे पहला है इनवॉइस वॉइस डिटेल्स। हमको इनवॉइस वॉइस डिटेल्स अपलोड करनी है क्योंकि इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर B2B सप्लाई है, अगर B2B सप्लाई है तो इन दैट पर्टिकुलर केस चाहे वो इंटर स्टेट हो और चाहे वो इंट्रा स्टेट हो, चाहे वो इंट्रा स्टेट हो, मींस अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है इधर इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इनवॉइस वॉइस डिटेल्स हमको अपलोड करनी है। इनवॉइस वॉइस डिटेल्स क्योंकि हम जब इनवॉइस इशू करेंगे तो अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसके पर्टिकुलर GST नंबर से इशू करेंगे, तो हमको क्या करना है, इनवॉइस वॉइस डिटेल्स अपलोड करनी है ताकि वो उस पर्टिकुलर रिसिपिएंट के पोर्टल पर ऑटो पॉपुलेटेड हो सके, ठीक है। दूसरा है इंटर स्टेट सप्लाईज विद इनवॉइस वैल्यू मोर देन 2.5 लाख मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसका मतलब क्या है, अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं विद इनवॉइस वैल्यू मोर देन 2.5 लाख, अगर B2C सप्लाई है, यहाँ पर देखो B2C सप्लाई मींस रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई है, और ये सप्लाई कैसी है, इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट सप्लाई है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर इस सप्लाई की जो वैल्यू है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमें इस सप्लाई की भी क्या करना है, इनवॉइस वॉइस डिटेल अपलोड करनी है, ठीक है। अब दूसरा है कंसोलिडेटेड डिटेल्स। कंसोलिडेटेड डिटेल्स में देखो क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन।
अगर B2C सप्लाई है अनरजिस्टर्ड पर्सन की, ठीक है, मींस अनरजिस्टर्ड पर्सन की सप्लाई है और वो इंट्रा स्टेट है, मींस अगर इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड पर्सन की सप्लाई है तो अगर उसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है तो हमको क्या करना है, इनवॉइस वाइज डिटेल करना है। लेकिन इंट्रा स्टेट सप्लाई अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को है तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम उसकी कंसोलिडेटेड डिटेल्स को भी क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, वहां पर इनवॉइस वाइज डिटेल्स की जरूरत नहीं है। और दूसरा है इंटर स्टेट सप्लाई विद इनवॉइस वैल्यू अप टू 2.5 लाख मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। जाहिर सी बात है अगर 2.5 लाख से ज्यादा की सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटर स्टेट कर रहे हैं तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स है। अप टू 2.5 लाख की सप्लाई इंटर स्टेट है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमको क्या करना है, कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन अपलोड कर देना है, वहां पर इनवॉइस वाइज डिटेल्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें कि यहां पे कह रहा है कि B2B सप्लाई और B2C सप्लाई में क्या है कि अगर हमारा इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई B2B है, मींस रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे फिर से, यहाँ पर जो आउटवर्ड सप्लाईज हैं, ठीक है, पहला तो है B2B और दूसरा है B2C, मतलब कि ये रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन एंड रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, B2B सप्लाई में भी सपोज दैट वो इंटर स्टेट है और इंट्रा स्टेट है, तो इन दोनों ही केस में क्या है, इनवॉइस वॉइस डिटेल्स हमको क्या करनी है, अपलोड करनी है, इनवॉइस वॉइस डिटेल्स। ठीक है, अच्छा B2C सप्लाई में देखो दो चीजें हैं, एक तो इंटर स्टेट है, एक तो इंटर स्टेट है और दूसरा क्या है, इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट में भी दो केसेस हैं, अगर उसकी वैल्यू मोर देन 2.5 लाख है, मोर देन 2.5 लाख है, इनवॉइस वैल्यू इज मोर देन 2.5 लाख, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इनवॉइस वॉइस डिटेल्स अपलोड करनी है। और इनवॉइस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 2.5 लाख, मीन्स अप टू 2.5 लाख है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमारा क्या है, कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन हमको क्या करना है, अपलोड करना है। और इंटर स्टेट सप्लाई में B2C कितने भी रुपए की B2C मतलब रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कितने भी सप्लाई हो उसके हमको क्या करना है, कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन अपलोड करना है GSTR 1 में। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया क्या, डिटेल्स की क्या क्या डिटेल्स हमको अपलोड करनी है। अब देखो कंटेंट्स क्या क्या कंटेंट्स हमको देने हैं क्या कहते हैं GSTR 1 में। तो सबसे पहले तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन GSTR 1। पहला क्या है, जनरल डिटेल्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। GSTR 1 रिक्वायर्स द जनरल डिटेल्स ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन लाइक GST नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, aggregate turnover in the preceding financial year, relevant financial year and the month for which the GSTR 1 is being filed। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमको जनरली GSTR 1 में देनी पड़ती हैं। उसके अलावा GSTR 1 में और अदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या है, इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज, invoice wise details of taxable outward interstate supplies to unregistered person where the invoice value is more than 2.5 lakh, invoice details of zero rated supply and deemed exports, consolidated details of taxable supply। तो ये सारी चीजें क्या है हमारी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको देनी पड़ेंगी। ठीक है, अमेंडमेंट्स ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स फर्निश्ड इन रिटर्न्स अर्लियर टैक्स पीरियड्स, अगर कोई अमेंडमेंट्स है तो उनको देना पड़ेगा। तो ये सारी मतलब कि कंटेंट्स जो है वो हमको GSTR 1 में फाइल करने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ GSTR 2 मैंने आपको पहले ही बताया था कि GSTR 2 जो है इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है ऑटो पॉपुलेटेड, एक तो होता है ऑटो पॉपुलेटेड और दूसरा क्या होता है डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या होता है कि एक तो बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या कहते हैं कि जो हमारा GST नंबर वगैरह है, ठीक है, GST नंबर, ईयर, टैक्स पीरियड, तो ये सारी चीजें होती हैं। और उसमें जो दूसरी चीजें होती हैं डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज में, एक ऑटो पॉपुलेटेड इंफॉर्मेशन होती है और एक जो हम खुद से फिल करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, इनवर्ड सप्लाई इन रिलेशन टू पर्सन शैल मीन रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ whereby purchase, acquisition or any other means with or without consideration. The following are the relevant aspects
इन एज रिगार्ड्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज क्या क्या है? पर्सन लायबल टू फर्निश डिटेल्स, चेक who are the persons who are liable to furnish details. So the registered person who file detail of outward supplies are also required to file the details of inward supplies. मतलब जाहिर सी बात है जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है तो कुछ इनवर्ड सप्लाईज भी लेता होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो बिना इनवर्ड सप्लाई के आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है। तो अगर वो कुछ इनवर्ड सप्लाई ले रहा है तो उसको इनवर्ड सप्लायर की तरह GSTR2 फाइल करना पड़ेगा। तो द पर्सन हु इज फाइलिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज are also required to file the details of inward supply। क्यों? क्योंकि बिना inward supply के outward supply हो ही नहीं सकती। दूसरा है form to be used, हम GSTR2 को यूज करते हैं किसके लिए? इनवर्ड सप्लाई को फाइल करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ड्यू डेट ऑफ सबमिशन क्या है GSTR2 की? 10th से 15th डे तक होती है, ठीक है। आफ्टर 10th के बाद मतलब 11th से लेकर के 15 तक होती है। लेकिन अभी इसमें जो है अमेंडमेंट्स आ गए हैं, तो अमेंडमेंट्स में हमारा क्या है, हम 11th से लेते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि जो हमारा 11th डे है, 11th के बाद जो डे आता है उस डेट से हमको क्या करना पड़ता है, क्योंकि 11th तक तो GSTR1 की डेट है, तो उसके बाद की जो टाइम पीरियड 12 से लेके 15 तक वो हमारा क्या है, वो हमारा GSTR2 को फाइल करने का टाइम पीरियड है, ठीक है। तो 12 से लेकर के 15 तक, इससे पहले नहीं कर सकते हैं और 15 के बाद नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद है काइंड्स ऑफ डिटेल्स टू बी फर्निश्ड। तो सबसे पहला है एज पर रूल द डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ फर्निश्ड इन फॉर्म GSTR शैल इंक्लूड द इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ ऑल इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन्स। मतलब कि अगर इनवॉइस वाइज डिटेल्स हमको शो करनी है ऑल इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट सप्लाई की, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन को अपलोड करनी है, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स की इंफॉर्मेशन भी हमको क्या करनी है, अपलोड करनी है, अगर कोई डेबिट और क्रेडिट नोट की इंफॉर्मेशन वहां पर है। डेबिट एंड क्रेडिट नोट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने पहले उसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियोस में। नाउ कंटेंट्स ऑफ GSTR2, द इंफॉर्मेशन इन GSTR2 विद रिस्पेक्ट टू इनवर्ड सप्लाई इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट डील्स विद द पर्टिकुलर्स व्हिच आर ऑटो पॉपुलेटेड। मैंने पहले बताया था कि पहला पार्ट जो होता है वो ऑटो पॉपुलेटेड होता है, which are auto-populated to the extent they are accepted modified in GSTR2A। क्या क्या चीजें हैं? Inward supplies received from registered persons including inward supplies taxable under reverse charge mechanism। मतलब कि जो हमने रजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ड सप्लाईज ली हैं, तो अगर मिस्टर ए से हमने ली है, ठीक है, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कोई सप्लाई ली है, तो मिस्टर ए ने उसको अपने GSTR1 में फाइल किया होगा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेटेड कहाँ पर होगी? 2A में ऑटो पॉपुलेटेड होगी, ठीक है। अमेंडमेंट्स टू डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड्स, डिटेल्स ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, अमेंडमेंट्स टू डिटेल्स ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स ऑफ अर्लियर टैक्स पीरियड्स। द सेकंड पार्ट डील्स विद द पर्टिकुलर्स व्हिच आर नॉट ऑटो पॉपुलेटेड। ये तो ऑटो पॉपुलेटेड थे, ठीक है। अब जो चीजें ऑटो, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है GSTR1 में वो करेक्ट करेगा, अर्लियर टैक्स पीरियड्स की वो अमेंडमेंट करेगा GSTR1 में, ठीक है, या डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स की सारी जो डिटेल्स हैं उनको अमेंड करेगा। तो जैसे ही वो अमेंड करेगा GSTR1 में, वो सारी इंफॉर्मेशंस GSTR2A में क्या होंगी? ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएंगी। अच्छा, अब GSTR2 में देखो क्या क्या जो ऑटो पॉपुलेटेड नहीं है उसको भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो बेसिक डिटेल्स और डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। बेसिक डिटेल्स में क्या क्या चीजें हैं? GSTN, GST नंबर, ईयर, टैक्स पीरियड, लीगल नेम एंड ट्रेड नेम, HSN नंबर, ISD कोड, एडवांसेस, ITC रिवर्सल, ये सारी चीज़ें जो हैं हमको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं रिगार्डिंग द सप्लायर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं। उसके अलावा डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई में B2B सप्लाईज अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, सप्लाईज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ें मिस हो गई हैं, नहीं अपलोडेड हैं, तो उसको हम कहाँ पर, यहाँ पर ऑटो पॉपुलेटेड नहीं हुई हैं, उनको हम कहाँ पे करेंगे? यहाँ पर अपलोड करेंगे इन्फॉर्मेशन को। इम्पोर्ट एंड ऑफ इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, ठीक है। मतलब कि ये वो सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो GSTR1 में फाइल्ड नहीं है, तो वो उन सारे इन्फॉर्मेशन को हम कहाँ पे फाइल करेंगे? यहाँ पर फाइल करेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पर फाइल करेंगे तो वो कहाँ पर होंगी? फॉर्म 1A में क्या होंगी? ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएंगी। तो आउटवर्ड सप्लायर उसको फिर क्या करेगा? उसको वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो सपोज दैट अगर आउटवर्ड सप्लायर ने अपने फॉर्म में उसको फाइल नहीं किया, तो अब क्या करेंगे?
हम इनवर्ट सप्लायर जो है वो फाइल करेगा और उसके फाइल करने के बेसिस पे वो ऑटो पॉपुलेटेड होंगी, किसमें 1A में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएंगी। ठीक है, ओके। नाउ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39। सेक्शन 39 में रेगुलर टैक्स पेयर्स, कॉम्पोजिशन स्कीम, टैक्सेबल पर्सन, टैक्स डिडक्टर्स, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एंड एनआरटीपी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आने वाली हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेगुलर टैक्स पेयर्स अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 एक्सेप्ट द फॉलोइंग। कौन कौन से लोग कवर्ड नहीं है? सबसे पहले है सप्लायर ऑफ OIDAR, ठीक, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा जो है सर, ठीक है। उसके अलावा कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स एंड इको मींस ई कॉमर्स। तो इन ये जो पर्सन्स हैं, एक्सेप्ट दीज पर्सन्स एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1। उनके लिए कौन सा फॉर्म है? GSTR 3 फाइल करना है, मंथली फाइल करना होता है अप टू 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सपोज दैट जनवरी की इंफॉर्मेशन हमको फाइल करनी है तो अप टू 20th फरवरी हमको फाइल कर देना होता है। फरवरी तक की फाइल, फरवरी की इंफॉर्मेशन फाइल करनी है तो दैट शुड बी फाइल अप टू 20th मार्च। तो इसी तरह से क्या है, जिस रेलिवेंट मंथ की हमारी इंफॉर्मेशन है वो सक्सीडिंग मंथ के 20th डे तक हमको क्या करना है? GSTR 3 फाइल कर देना है। अब आते हैं सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 में कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर जो है, जो कॉम्पोजिशन स्कीम जिन्होंने ऑप्ट किया है, तो उनके लिए क्या है? GSTR 4 है एंड उसको हमें क्या करना पड़ता है? क्वार्टरली फाइल करना पड़ता है अप टू 18th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। सपोज दैट अप्रैल, मई, जून, ठीक है, ये एक क्वार्टर है, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये दूसरा क्वार्टर है। तो सपोज दैट ये क्वार्टर जो है सॉरी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितने 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 महीने का, सॉरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जुलाई तक का होगा। ठीक है, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, और फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये 4 महीने के 3 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है? जो ये क्वार्टर खत्म होगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सॉरी माय मिस्टेक, जो क्वार्टर्स होते हैं 3 मंथ्स के ही होते हैं। ठीक है, 4 क्वार्टर्स होते हैं, माय मिस्टेक, आई गॉट कंफ्यूज। तो यहाँ पर क्या है, 4 क्वार्टर्स होते हैं एवरी ईयर। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? सपोज दैट अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 क्वार्टर्स हैं। तो ये क्वार्टर जो है, इन अप्रैल, मई, जून की जो इन्फॉर्मेशन हमको फाइल करनी है अप टू 18th ऑफ जुलाई, मतलब कि क्वार्टर एंड के बाद का जो सक्सीडिंग मंथ होगा उस मंथ के 18th तक आपको क्या करना है? सारी इंफॉर्मेशन फाइल कर देनी है GSTR 4 में। इसी तरह से जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसका क्या होगा? 18th अक्टूबर, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का क्या होगा? 18th जनवरी, और जनवरी, फरवरी, मार्च का क्या होगा? 18th अप्रैल। ठीक है, तो जो GSTR 4 हमको फाइल करना होता है दैट शुड बी फाइल्ड बाय 18th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर or a return for every financial year on or before 30th day of April following the end of such financial year। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा क्या कहते हैं कि क्वार्टर फाइल करना है वो 18th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर है, और जो क्या कहते हैं कि जो रिटर्न है GSTR फॉर एवरी फिनेंशियल ईयर, जो इसका एनुअल रिटर्न हमको फाइल करना होता है, ठीक है, एवरी फिनेंशियल ईयर का, वो हमको क्या करना पड़ता है? बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फिनेंशियल ईयर। सपोज दैट अगर हम इसकी बात करें क्या कहते हैं कि 21-22 फिनेंशियल ईयर की, तो 21-22 फिनेंशियल ईयर की जो भी हमको GSTR 4 फाइल करना है वो 30th अप्रैल ऑफ 2022, मतलब कि इस फिनेंशियल ईयर के एंड के बाद का जो मंथ आएगा अप्रैल, उसके 30th डे ऑफ अप्रैल तक हमको क्या करना है? फाइल कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखो टैक्स डिडक्टर अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 में इनको क्या करना है? GSTR 7 फाइल करना होता है, मंथली फाइल करना होता है ऑन और बिफोर 10th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच कैलेंडर मंथ। सपोज दैट अगर जनवरी का है तो अप टू 10th फरवरी फाइल करना पड़ेगा, फरवरी का है तो 10th मार्च,
मार्च का है तो 10th अप्रैल, ठीक है। तो इस तरह से मतलब मंथली फाइल करना है अप टू द 10th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। फिर ISD सेक्शन 39 सबसेक्शन 4 में उनको GSTR 6 फाइल करना होता है, मंथली फाइल करना होता है ऑन और बिफोर 30th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच कैलेंडर मंथ। जैसे जनवरी का हमको 13 फरवरी तक, फरवरी का 13 मार्च तक फाइल कर देना है, मार्च का 13 अप्रैल तक फाइल कर देना। तो मतलब कि जिस पर्टिकुलर मंथ का है उस मंथ के एंड के बाद वाला जो महीना आएगा उसके 13th तक हमको क्या करना है, फाइल कर देना है। NRTP में देखो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन 39 सबसेक्शन 5 में GSTR 5 फाइल करना पड़ता है। इसमें कोई प्रोडिसिटी नहीं है क्योंकि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, वो रेजिडेंट है ही नहीं। वो जब भी क्या कहते हैं कि उसका जो भी कैलेंडर मंथ का होगा, जिस मंथ का होगा उस पर्टिकुलर मंथ का वो क्या करेगा, फाइल करेगा। जाहिर सी बात है वो कभी है कभी नहीं है, क्योंकि जिस वक्त क्या कहते हैं कि वो इंडिया आया है तब फाइल करेगा, वरना नहीं फाइल करेगा। इनके लिए तो कोई पैन वगैरह भी नहीं होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो विद इन 20 days आफ्टर द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ और विद इन 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन स्पेसिफाइड। इसका मतलब क्या है, इनके लिए कोई प्रोडिसिटी नहीं है। तो जिस पर्टिकुलर मंथ की इंफॉर्मेशन है उस मंथ के एंड के 20th डे तक, जो सक्सीडिंग मंथ आएगा उसके 20th डे तक, या 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब सपोज अगर उन्होंने 15 दिन का रजिस्ट्रेशन लिया है तो 15 दिन का रजिस्ट्रेशन जो लास्ट डे है, ठीक है, तो आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द, तो इस लास्ट डे के बाद का जो 7 days आएगा, सपोज दैट 15 दिन का लिया था, 1 तारीख को लिया था, 1 जनवरी को लिया था, 1 तारीख से लेके 15 जनवरी तक का रजिस्ट्रेशन लिया था, तो 15 तारीख के बाद का जो 7वां दिन होगा, इस दिन से पहले पहले, मतलब कि 1 से 15 तारीख तक हो गया जनवरी, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 जनवरी तक हमको क्या करना है, रिटर्न को फाइल कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट रिटर्न अंडर सेक्शन 40। फर्स्ट रिटर्न क्या है, एज पर सेक्शन 40 ऑफ द CGST एक्ट, every registered person who has made outward supplies in the period between the date on which he become liable to registration till the date on which registration has been granted shall declare the same in the first return furnished by him after the grant of registration. Suppose that मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया and I become liable to take registration on 1st October 2021. Suppose that इस particular date पे मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ गई बिकॉज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। नाउ आई एम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन 1st October 2021। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 अक्टूबर को मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट था, हम लाइबल हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए, हमको तुरंत रजिस्ट्रेशन मिल जाए। नो, इट इज़ अ प्रोसेस, गवर्नमेंट प्रोसेस, और गवर्नमेंट के काम में आपको पता है कितना डिले होता है। आप पहले अप्लाई करोगे, अपना सारा इन्फॉर्मेशन दोगे, फिर वो वेरीफाई होगा, तो मतलब कुछ टाइम पीरियड लग जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन देते देते। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 1 अक्टूबर से आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपने 1 अक्टूबर को क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया और आपको जो रजिस्ट्रेशन मिला सपोज दैट 20 अक्टूबर को मिला। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 1 से लेकर के 20 तक आपने कोई ट्रांजेक्शन किया नहीं या कोई बिजनेस किया नहीं। तो एक मतलब कि जिस दिन आप लायबल हुए हैं रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए और जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिला, इन दोनों डेट्स के बीच में आपने जितनी भी सप्लाईज की हैं उनकी इंफॉर्मेशन आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप सारी इंफॉर्मेशन को फाइल करेंगे। दैट इज कॉल्ड योर फर्स्ट रिटर्न। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट रिटर्न बोलते हैं। तो फर्स्ट रिटर्न किसके लिए होता है, यू हैव टू furnish all the details of supplies which are made between the dates when you become liable to acquire registration and the date on which the registration has been granted। तो इन दोनों डेट्स के बीच में जो आपका क्या कहते हैं कि जितनी भी सप्लाईज आपने की होंगी उन सप्लाईज की सारी इंफॉर्मेशन आपको फाइल करना है किसमें, फर्स्ट रिटर्न में अंडर सेक्शन 40। फिर आता है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44। Persons required to furnish annual return कौन कौन से, all taxpayers filing GSTR 1, 2 and 3। जो लोग GSTR 1, 2 और 3 फाइल करते हैं they are required to file an annual return। उनको annual return भी क्या करना होता है, फाइल करना होता है। These are the persons जैसे casual taxable persons हैं, NRTPA नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और पर्सन्स ऑथराइज्ड मींस TDS डिडक्टर और TCS कलेक्टर। ठीक है, टैक्स कलेक्टर और टैक्स डिडक्टर
ये जो पर्सन हैं दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44। इनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये एनुअल रिटर्न को फाइल करें। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या है? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सपोज दैट हमको 21-22 फाइनेंशियल ईयर की इंफॉर्मेशन फाइल करनी है, तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसके 31 दिसंबर तक। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस फाइनेंशियल ईयर की इंफॉर्मेशन हमको फाइल करनी है रिटर्न, तो 31 दिसंबर 2022 तक हमको क्या करना है? फाइल कर देना है। तो द एनुअल रिटर्न नीड्स टू बी फाइल्ड बाय 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल, in respect of financial year 17-18, the annual return shall be filed by up to 31st December 2018। ठीक है, मतलब 31 जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा 18-19, तो 18-19 के 31 दिसंबर तक आपको क्या करना है? रिटर्न फाइल कर देना है। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म क्या है? GSTR 9 फाइल करना है हमको। जो हमारा फॉर्म है वो क्या है? GSTR 9। GSTR 9 फाइल करना है हमको किसके लिए? एनुअल रिटर्न के लिए। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देखो क्या है? Every registered person must get his accounts audited by chartered accountant or cost accountant if his agreed turnover during financial year exceeds ₹2 crore। अगर उसकी एनुअल जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसको अपनी सारी जो अकाउंट्स हैं उसको ऑडिट कराना पड़ेगा, either by cost accountant or chartered accountant। Such registered person is required to furnish electronically through the common portal along with annual return a copy of audited annual accounts or a reconciliation statement duly सर्टिफाइड। अगर कोई रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है तो वो भी देना पड़ेगा और ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स भी उसको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आते हैं फाइनल रिटर्न अंडर सेक्शन 49। फाइनल रिटर्न किसके लिए होता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 एंड हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड। मतलब उसका रजिस्ट्रेशन पहले वो सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 मतलब GSTR 3 फाइल करता था, अब उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो अब उसके पास कोई बिजनेस नहीं है, या हो सकता है क्या कहते हैं उसका बिजनेस बंद हो गया हो, या किसी और भी वजह से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। तो अब इसके बाद तो क्या आफ्टर कैंसिलेशन ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। लेकिन जिस वक्त तक मतलब उसका रजिस्ट्रेशन था उस वक्त तक का रिटर्न उसको क्या करना है? फाइल करना है। उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनल रिटर्न। ठीक है, तो every registered person who is required to furnish a return under section 39 subsection 1 and whose registration has been cancelled shall furnish a final return within 3 months of the date of cancellation or date of order of cancellation whichever is later। means जिस दिन cancellation हुआ है या जिस दिन date of order of cancellation आया है, दोनों में से whichever is later, उस दिन के बाद से within 3 months हमको क्या करना है? फाइनल रिटर्न फाइल कर देना है। नाउ पर्सन्स लायबल टू फर्निश फाइनल रिटर्न कौन कौन से हैं? एवरी पर्सन हु इज लायबल टू, जो सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में रिटर्न फाइल करते थे, ठीक है, उनको क्या है? एंड हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सरेंडर्ड और कैंसिल शैल फाइल अ फाइनल रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GSTR 10। ठीक है, और दूसरा टाइम लिमिट क्या है? द फाइनल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन whichever is later। So this is the last date, this is the last date of filing of final return, final return। ठीक है, now I hope कि ये जो रिटर्न है आपको क्लियर हो गया होगा। Now next class में we will discuss some more topics related to GST। आज के लिए इतना ही रखते हैं। Thank you and have a good day।